नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। आइलैंड के एक दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीधे होटल रवाना हो गए। पीएम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही होटल के बाहर उनके चाहने वालों की भारी भीड़ जमा थी। लोगों में पीएम की एक झलक पाने के लिए भारी उत्साह था। होटल के बाहर पीएम मोदी के स्वागत में लोग ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद थे। पीएम के पहुंचने से पहले ही वहां ढोल नगाड़े बजने लगे। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। वो ओबामा की तरफ से शांति स्थापना के लिए आयोजित शिखर बैठक में भी शिरकत करेंगे। पीएम संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ के समारोह में भी शरीक होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका प्रवास के दौरान विश्व के कई नेताओं से मिलने के अलावा निवेशकों और वित्तीय कंपनियों के प्रमुख लोगों से भी भेंट करेंगे। वो 27 सितंबर को सैन जोस में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अपने अमेरिकी दौरे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को पुख्ता करने के लिए पीएम मोदी शनिवार की सुबह जर्मनी, जापान और ब्राजील के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। वेस्ट कोस्ट जाने से पहले मोदी जर्मन के चांसलर एंजेला मर्केल, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ के साथ विशेष बैठक करेंगे और इनके सम्मान में डिनर भी देंगे। अपनी अमेरिकी यात्रा से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया है कि मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिका की मेरी यात्रा फलदायी होगी और विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच रिश्ते और गहरे होंगे। बुधवार को आइलैंड पहुंचे पीएम मोदी ने डबलिन में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की विकास की यही रफ्तार रही तो 30 साल में वहां से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। पीएम ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम लोगों की है और ये नौजवान देश है। नौजवानों की ताकत ही देश को सबसे आगे ले जाएगी। आइलैंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60 साल में वहां जाने वाले पहले भारतीय पीएम बने। उन्होंने आइलैंड के पीएम एंड्रिकेनी से मिलकर संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन मांगा। पीएम मोदी और एंड्रिकेनी की मुलाकात में भारत और आइलैंड के बीच कई अहम समझौते हुए। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये दौरा छोटा जरूर है लेकिन बेहद अहम और ऐतिहासिक है। आयरलैंड के पीएम एंड्रिकेनी ने प्रधानमंत्री मोदी को आयरिश क्रिकेट टीम की जर्सी भेंट की जिस पर पीएम मोदी का नाम लिखा हुआ था। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को एक बैट भी भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आयरिश बच्चों ने संस्कृत में के श्लोकों से स्वागत किया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यंग करते हुए कहा कि भारत में अगर ऐसा होता तो सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़ा हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती ने संसार से विदा ले ली है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 10 दिन तक हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट में भर्ती रहने के बाद उन्होंने बुधवार रात अंतिम सांस ली। स्वामी दयानंद ने बुधवार को अस्पताल से आश्रम लौटने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उन्हें आश्रम लाया गया था और उन्होंने अपने आश्रम में ही अंतिम सांस ली। आपको ये बता दें कि 11 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामी दयानंद सरस्वती से मिलने गए थे। उनका अंतिम संस्कार 25 सितंबर को किया जाएगा। आज पूरे दिन उनके अंतिम दर्शन होंगे। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर सरकार बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने जा रही है। केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों और कई अधिकारियों की बैठक में ये फैसला हुआ कि मार्च 2016 तक अभियान में तेजी लाई जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर फैसला किया गया कि वार्ड लेवल से लेकर राज्य स्तर तक एक बड़ा अभियान छेड़कर स्वच्छ भारत के मिशन में सफलता तय की जाएगी। इसके तहत लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, टूरिस्ट सेंटर्स और स्कूल और कॉलेजों की रैंकिंग पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही स्कूल में भी स्वच्छता से जुड़े पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के नवरत्नों में नामित जादूगर स्वामी रामभद्राचार्य ने स्वच्छता अभियान के तहत चित्रकूट के पास 5 गांवों को गोद लिया। पटना में देर रात जीतन राम मांझी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मांझी ने बताया कि संगठन और सीट बंटवारे पर कहां परेशानी है और इसे लेकर बातचीत हुई। पटना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने देर रात तक बीजेपी के नेताओं के साथ भी मंथन किया। बैठक में केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी समेत कई नेता मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले ही सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, आज गया के कई वरिष्ठ जेडीयू नेता दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। महागठबंधन के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें जातियों के समीकरण साफ दिखते हैं। सबसे अधिक 55% उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग के हैं तो 39 सीटें अगड़ी जाति को दिए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनावों में लालू के दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को महुआ से तो तेजस्वी को राघोपुर से टिकट मिला है। महागठबंधन में भी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद जमकर हंगामा हुआ। जिन सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जमकर हंगामा किया और विरोध जताया। आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर नीतीश कुमार ने संघ को आड़े हाथों लिया। नीतीश ने कहा कि संघ आरक्षण हटाने की जुगत में है और इस पर बीजेपी की सफाई का कोई मतलब नहीं बनता।
बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बताते हैं, इस लिस्ट में शामिल 40 नामों में वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम शामिल है। टिकट बंटवारे के बाद बागियों का बवाल बीजेपी में भी कम नहीं हुआ। अभी 100 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन टिकट पाने की मंशा रखने वालों का हंगामा जारी है। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें विकास विरोधी करार दिया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों और सवर्णों को आरक्षण देने के 2 विधेयक विधानसभा में पारित करवा लिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते अब इनकी कानूनी मान्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 50% के आरक्षण की अधिकतम सीमा के दिशा निर्देशों के खिलाफ इसमें 68% आरक्षण दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि आरक्षण देने में सभी नियमों का ध्यान रखा गया है। उधर गुर्जर समुदाय के यहाँ पे चेतावनी आई है, जहाँ पर अगर बिल के बावजूद उन्हें आरक्षण नहीं मिला तो वो आंदोलन करेंगे। गुर्जरों ने बिल 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए संसद को भेजे जाने की मांग की है। आपको ये बता दें कि राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग विधेयक 2015 को ध्वनि मत से पारित किया गया था, जिसके तहत अनारक्षित वर्ग के आर्थिक पिछड़ों और शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 14% आरक्षण मिलेगा। राजस्थान सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा कि सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती और अगर देना चाहती है तो पहले संसद में आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए संविधान संशोधन कराए और फिर बिल लेकर आए। सोमनाथ भारती ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। इससे पहले हाईकोर्ट ने भारती की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायक सोमनाथ भारती को नसीहत देते हुए कहा है कि पुलिस के सामने हाजिर हों। केजरीवाल ने ट्वीट कर सोमनाथ की हरकतों को परिवार और पार्टी के लिए शर्मनाक बताया। सीएम अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के बाद सोमनाथ की पत्नी लिपिका ने उनका आभार जताया। हालांकि पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने सोमनाथ का बचाव करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस पीएम मोदी के इशारे पर उनको परेशान कर रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के तहत कथित तौर पर हुए प्याज घोटाले की जांच एसीबी करेगा। आपको ये बता दें कि कथित घोटाले का खुलासा करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने ज्वाइंट सीपी से कल मुलाकात की थी। प्याज घोटाले की एसीबी से जांच कर अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सरकार इस जांच के लिए पूरा सहयोग करेगी, बशर्ते उपराज्यपाल नजीब जंग सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच में भी अपना सहयोग दें। एक रैली के दौरान पुलिस की कार्रवाई से बचकर भागे पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल सामने आ गए हैं। हार्दिक ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उन्हें बंधक बनाकर रखा था। हार्दिक ने यह दावा किया है कि हथियारों से लैस कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें अगवा कर लिया था और फिर उन्हें धमकी दी थी कि वो अपना आंदोलन बंद करें, वरना उन्हें जान से मार दिया जाएगा। बता दें कि एक रैली के दौरान पुलिस पहुंचने पर हार्दिक गायब हो गए थे, जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि हार्दिक का जल्द से जल्द पता लगाया जाए। दिल्ली में बढ़ रहे डेंगू के कहर पर दिल्ली सरकार और एमसीडी को आज दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब देना है। दोनों को हलफनामा दाखिल करना है। डेंगू की रोकथाम के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, इसका ब्यौरा देना है। डेंगू ने मुंबई को भी अपनी चपेट में ले लिया है। यहाँ डेंगू के 36 साल की एक महिला की मौत हो गई है। यहाँ इस महीने डेंगू के 2496 संदिग्ध मामले आए, जिनमें से 496 मामलों की पुष्टि हुई। हरियाणा में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ में अब तक डेंगू से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उसने डेंगू से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर में सोमवार से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अनंतनाग जिले के संगम में झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। झेलम में आए उफान से अनंतनाग, पुलवामा और श्रीनगर जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश की वजह से दक्षिणी कश्मीर में 4 बड़े पुल बह गए और इसी के साथ 4 घर भी गिर गए। जम्मू के बिलावर और कठुआ में दरिया के बीच फंसे 6 लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया। पिछले साल आई बाढ़ के बाद एक बार फिर इस तरह के हालात ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। हिमाचल के चंबा में लगातार हो रही बारिश ने हालात बदतर कर दिए हैं। बारिश के चलते चंबा भरमौर मार्ग 40 मीटर तक धंस गया है, जिसके चलते मणिमहेश में डुबकी लगाकर लौट रहे 1000 श्रद्धालु फंस गए हैं। प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया है। भारी बारिश के चलते सड़क धंसने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। प्रशासन ने बताया है कि मार्ग शुरू होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। भारत 1 अक्टूबर को ग्लोबल वार्मिंग कम करने के संबंध में डॉक्यूमेंट जारी करेगा। दुनिया भर के देशों के बीच सहमति बनाने के लिए दिसंबर 2015 को पेरिस में क्लाइमेट चेंज पर मंथन होगा। इस मंथन का मकसद है ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से कम रखना। 1 अक्टूबर को जारी होने वाले डॉक्यूमेंट में भारत ये बताएगा कि ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए और आगे की क्या रणनीति है।
11 जुलाई 2006 को मुंबई लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में बहस पूरी हो गई है। सरकारी वकील ने 12 में से 8 दोषियों के लिए सजाए मौत मांगी है। केस के बाकी 4 दोषियों के लिए उम्र कैद की सजा की मांग की गई है। स्पेशल मकोका कोर्ट ने 30 सितंबर तक फैसला सुरक्षित रखा है। मुंबई में 11 जुलाई 2006 को 7 स्टेशनों पर एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 187 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। IPN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने सामाजिक विज्ञान की किताब से विवादित पाठ्यक्रम हटाने का फैसला किया। हालांकि ये विवादित पाठ्यक्रम अब तक कैसे चला, हैरानी की बात है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब में महिलाओं की नौकरी को पुरुषों की बेरोजगारी की वजह बताया गया था। खबर मीडिया में आने के बाद चौतरफा आलोचना होने लगी। बता दें कि सौम्या गर्ग नाम की टीचर ने मामले में यहां पर महिला आयोग से शिकायत की और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इसे तालिबानी सोच का नतीजा करार दिया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले किए गए ताबड़तोड़ तबादलों को लेकर चुनाव आयोग ने अखिलेश सरकार से जवाब मांगा। विपक्ष ने भी पंचायत चुनावों में गड़बड़ी कराए जाने का अंदेशा जताया है। बता दें कि अखिलेश सरकार ने 48 घंटे में 300 अफसरों के तबादले कर दिए। खास बात यह है कि करीब 1 दर्जन अफसर तो ऐसे हैं जिनका तबादला 24 घंटों के अंदर 2 बार हुआ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गुजरात रीजन के एडिशनल डायरेक्टर JP सिंह के घर और दफ्तर पर CBI ने छापेमारी की है। IPL बेटिंग के घोटाले की जांच में सिंह पर आरोपियों ने करोड़ों रुपए मांगने का आरोप लगाया है। छापे में JP सिंह के घर से कैश मिलने का दावा किया गया है। उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ED के कुछ और अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। वाराणसी में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए लाठीचार्ज के बाद देश के कई हिस्सों में यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जबलपुर में सैकड़ों साधु संतों ने सड़क पर उतरकर CM अखिलेश के पोस्टर जलाए। दरअसल मंगलवार को वाराणसी में गंगा नदी में गणेश मूर्ति विसर्जन की मांग को लेकर साधु संतों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसे हटाने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। संत समाज माफी की मांग कर रहा है। फोर्ब्स इंडिया ने हर साल की तरह इस साल भी भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी दबदबा बरकरार रखते हुए पहले नंबर पर हैं। मुकेश अंबानी इस सूची में 1,20,000 करोड़ के साथ नंबर 1 पर हैं। ये लगातार 9वीं बार है जब मुकेश अंबानी का नाम भारतीय अमीरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। मुकेश अंबानी के अलावा लिस्ट में फार्मा क्षेत्र के दिग्गज दिलीप संघवी, दूसरे जाने माने उद्योगपति अजीम प्रेमजी, तीसरे हिंदुजा ब्रदर्स और चौथे और पेलोंजी मिस्त्री 5वें स्थान पर बताए गए हैं। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुए हादसे में सेना के एक अधिकारी की मौत हो गई है। सूत्र ये बताते हैं कि अभ्यास के दौरान टारगेट हिट ना होने के चलते टैंक का गोला फटने से सेना के मेजर ध्रुव की मौत हो गई। सूत्र ये भी कहते हैं कि 75 आर्म्ड के मेजर ध्रुव यादव टैंक के नजदीक खड़े थे, तभी टैंक का गोला फटने से उनकी चपेट में आ गए। सूचना ये मिली है कि सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वालों पर देश भर में हुए जानलेवा हमलों और हत्याओं का राज अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने खोलने का दावा किया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मुताबिक आसाराम के साधक रहे पति पत्नी से पूछताछ हो रही है। राजकोट में हुई अमृत प्रजापति की हत्या और मुजफ्फरनगर में हुई अखिल गुप्ता की हत्या को उनके ही गिरोह ने अंजाम दिया था। आरोपी पति पत्नी में पत्नी सेजल, जो खुद पेशे से इंजीनियर रही हैं, वही हमले की प्लानिंग तैयार करती हैं। बता दें कि आसाराम के कई गवाहों पर हमले हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रेन के नीचे आकर भी महिला की जान बच गई है। दरअसल सागर में कामायनी एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान इस महिला का पैर फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गई। महिला की चीख सुनते ही लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। महिला के परिचितों और स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने तेजी दिखाते हुए महिला को ट्रेन के नीचे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मुंबई से सटे ठाणे के वालिव इलाके में एक महिला के घर में घुसकर गैंगरेप की वारदात सामने आई है। आरोपों के मुताबिक नशे में धुत 4 लोग 21 सितंबर की रात पीड़ित के घर में घुसकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया। महिला के पति को पीट कर बेहोश करने के बाद चारों आरोपियों ने महिला के साथ रात भर गैंगरेप किया और पीड़ित महिला को जिंदा नाले में फेंक दिया, जिसकी वजह से पीड़िता की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले लोगों और पीड़ितों के पति बीच सब्जी की दुकान लगाने पर विवाद हुआ था और महिला के साथ गैंगरेप के पीछे इसे ही वजह माना जा रहा है। नोएडा सेक्टर 71 में मामूली बात पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात कैमरे में कैद हो गई। साथ ही लोगों की संवेदनहीनता भी देखने को मिली है। दरअसल जनता फ्लैट में खाना खाने के लिए एक शख्स का
ढाबे पर काम करने वाले युवक से झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि इस शख्स ने ढाबे पर काम करने वाले युवक को चाकू से मारा और फिर फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। यही नहीं, एक प्रत्यक्षदर्शी तो घायल यहां पर मोबाइल भी उठाकर भागा था। बताया जा रहा है कि युवक को जब तक अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसने दम तोड़ दिया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 17 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है कि लड़की अपने प्रेमी के साथ औरंगाबाद पुणे रोड पर थी, जहां 4 लोगों ने प्रेमी को पीटा और फिर लड़की के साथ बलात्कार किया। मेरठ में पुलिस पर एक अधेड़ उम्र के आदमी को 3rd डिग्री देने का आरोप लगा है। घटना से गुस्साए लोगों ने एसपी देहात के घर पर जमकर हंगामा किया और पीड़ित को वहां लिटाकर जाम लगा दिया। पीलीभीत के पुरनपुर रेलवे स्टेशन से लखनऊ जा रहे एक विकलांग युवक को चलती ट्रेन से धक्का दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ। पुलिस को धकेलने का आरोप टीटी पर लगा है। हरियाणा के पंचकुला में एक महिला ने अपने दोस्त पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिद्वार में हरियाणा की एक युवती के मुताबिक नौकरी का झांसा देकर 2 लड़के उसे हरिद्वार लाए और इसके बाद होटल में बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में एक नाबालिग लड़की ने छेड़खानी से तंग आकर खुदकुशी की। परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस को पहले ही बताने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते लड़की ने खुदकुशी की। अलीगढ़ में पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप गांव के ही दबंग लोगों पर लगा है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के नासिक में दहशत मचाने वाले तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ ही लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। अब इस तेंदुए को जंगल में छोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अस्पताल में जादू टोने और झाड़ फूंक का मामला सामने आया। दरअसल सांप के काटने पर एक युवक जब अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर के बजाय उसका इलाज वहां मौजूद एक झाड़ फूंक करने वाले ने किया था। झारखंड के रामगढ़ में पीटीपीएस डैम में डूबने से 11वीं क्लास के एक छात्र की मौत हो गई। अमन दोस्तों के साथ डैम में नहाने गया था और अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। दरअसल डैम के फाटक के पानी का तेज बहाव होता है, बावजूद इसके इलाके के लोग वहां अक्सर नहाने जाते हैं। इस साल वहां अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा होते होते टला। हैदराबाद जाने वाली फलकनुमा एक्सप्रेस में बम होने की सूचना के बाद अब पुलिस को वहां एक देसी बम मिला, जिसे बम निरोधक दस्ते ने नाकाम कर दिया। आदिवोनो मोटर्स ने यहां पे पुणे में डीसी अवंती नाम की सुपर कार लॉन्च की है। 2 सीटर ये कार भारत की पहली सुपर कार बताई जा रही है। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को दिल्ली रणजी टीम में जगह नहीं मिली है। दिल्ली के मुख्य चयनकर्ता के मुताबिक उन्होंने ईशांत से फोन और एसएमएस के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ईशांत से संपर्क नहीं हो पाया। 3 महीने क्रिकेट से दूर रहने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आज बल्लेबाजी का अभ्यास किया। अभ्यास के बाद धोनी अपने यहाँ पे फैंस से भी मुखातिब हुए। कई फैंस ने धोनी का ऑटोग्राफ लिया और उनके साथ सेल्फी ली। आयरलैंड में होने जा रही वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। 32 खिलाड़ियों की टीम में कोरबा के आकाश गुरदीवान और गौरव कोसले को चुना गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी बीसीए के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद सिंह सचिव बने हैं। निर्देशक चैतन्य ताम्हणे की मराठी फिल्म कोर्ट 28वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर के लिए भारत की ओर से भेजी जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट कई पुरस्कार जीत चुकी है।